जी बिल्कुल, एक तरफ औरत पर ज़ुल्म बर्बरियत की जो एक तारीख़ है, ये बहुत ही ज़्यादा कदीम है, लेकिन इसका अगर हम लोग दूसरा रुख देखते हैं, तो अज़्म व हिम्मत की मिसाल भी कहीं और नहीं मिलती। तो इसी हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ, तो आज मैं एक ऐसी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कि जहाँ पर कहा जाता है कि एक औरत चाहे तो उसकी चुप अपना घर सँवारती है, लेकिन जब उसको बहुत ज़्यादा तंग कर दिया जाए या फिर उसको बर्बरियत का निशाना बनाया जाए, तो उसकी चुप जब बाहर निकलती है, तो वो पूरा मुआशरा देखती है। तो ऐसी ही एक खातून मेरे साथ मौजूद है, नाज़िश है। तो इसके शौहर ने इसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक किया, और अब ये सिचुएशन आ गई है कि ये उसके साथ तक नहीं रह सकती, जो कुछ इसके शौहर ने किया है। तो इसकी क्या तमाम तर कहानी है, क्या तमाम तर हक़ाइक़ है, वो हम नाज़िश से ही जानेंगे। अच्छा नाज़िश, बताइएगा क्या कहानी थी, क्या मामला पेश आया जो आपको टीवी के आगे आना पड़ा है? जी। अली न्याज से मेरी शादी हुई थी मार्च 2021 में। और अभी 19 अगस्त को 19 अगस्त को सुबह के टाइम पे मेरे हस्बैंड ने मुझसे कन्फेस किया कि हमारे जो एक म्यूचुअल फ्रेंड कपल हैं, प्रिया और आफ्ताब। तो उनमें से जो प्रिया खातून है, मेरे हस्बैंड ने ख़ुद अपने मुंह से कन्फेस किया। वो किसी बात पे गुस्से में थे, उन्होंने कन्फेस किया कि प्रिया के साथ उनके नाजायज़ ताल्लुकात हैं। और ऑब्वियसली उस बात पे मुझे गुस्सा आया, हार्ट ब्रेक भी फील हुआ। अ, मैंने आफ्ताब जो प्रिया के पार्टनर हैं और उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी हैं, मैंने कॉल करके आफ्ताब को बता दी पूरी बात कि आपकी पार्टनर और मेरे हस्बैंड वो दोनों चीट कर रहे हैं हम दोनों पे, एंड हम दोनों इस चीटिंग के विक्टिम हैं। उसके ठीक कोई 2-3 मिनट बाद मुझे प्रिया की कॉल्स आना शुरू हो जाती है, जिसमें वो गाली गलौज, धमकियाँ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है ये बात बताने की, मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा और ये वो, और बहुत गाली गलौज कर रही थी। एंड उसने बोला कि मैं देख लूँगी तुम्हें, तुम बच के जाओगी कहाँ। अ, उसके बाद मुझे आफ्ताब की कॉल आती है और मैसेजेस आते हैं कि आप ना ऑफ़िस आ जाओ, ऑफ़िस में बैठ के इस मामले को डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज़ बहुत बड़ी बात है। मैं बोला ओके। उन्होंने मुझे लोकेशन वगैरह भी खुद ही शेयर की, बिकॉज़ मुझे ऑफ़िस का पता नहीं था ऑलरेडी। लोकेशन शेयर की, उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे। मैं घर से निकली हूँ ऑफ़िस जाने के लिए, और फिर 5-6 मिनट बाद ना आफ्ताब को मैसेज आता है कि प्रिया आपके घर गई है। अच्छा, आफ्ताब जो है वो प्रिया के शौहर है? शौहर नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप में है दोनों। जी। तो खैर मैं अपने घर से निकली हूँ। मुझे रास्ते में मेरा ससुराल जो है वो रास्ते में ही आता है ना, ऑफिस की लोकेशन के रास्ते में आ रहा था। तो मैं वहाँ पे अपनी सास से 2 मिनट के लिए मिली हूँ, मुझे उनको चीज़ें वगैरह पकड़ानी थी। 2 मिनट के लिए वहाँ मिली हूँ, उतनी देर में आफ्ताब मुझे बताते कि प्रिया आपके घर चली गई हैं। तो मैं बोला कि ओके अब क्या करना है, कि मैं घर जाके उससे बात करी। ही सेड नहीं, वो वापस आ रही है, आप आ जाओ ऑफिस। तो मैं ऑफिस चली गई। जब मैं ऑफिस जा रही थी तो मैं, क्योंकि सुलह सफाई का मामला था या फिर लड़ाई झगड़े का मामला था और बात बहुत बड़ी थी, और मेरी साइड से मैं ना, हम लोग के एक म्यूचुअल फ्रेंड है, हम चारों लोगों के, मैं, अली और प्रिया, आफ्ताब, हम सबको जानने वाले एक फ्रेंड है जिनकी हम बात सुनते भी हैं। और वो होता है ना कि सुलह सफाई में एक बीच में मीडिएटर डाला। तो मैंने वो उनको, फैसल को कॉल की, उन्हें बताया कि ये सिचुएशन है, तो आप भी आ जाए ऑफिस। वो निकल पड़े अपने घर से। मैं ऑफिस पहुंची हूँ, जैसे ही दरवाजे से अंदर एंटर हुई हूँ, उनके एक सिक्योरिटी गार्ड और एक ऑफिस बॉय ने मेरा फ़ोन और बैग छीने और दरवाज़ा लॉक किए। और प्रिया और अली मेरे हस्बैंड वो भी वहीं पे थे। प्रिया आगे आई है, उसके हाथ में पानी का ग्लास है, वो पानी का ग्लास मेरे ऊपर फेंके, कपड़े पूरे गीले हो गए मेरे, और नज़र आना शुरू हो गया थ्रू कपड़े। और लोगों ने हंसना शुरू कर दिया कि तुम तुम्हारी औकात क्या है कि तुम बोलोगी
कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या नहीं रहना, और हंसते रहे वो लोग। और इसी टाइम में अली माय हस्बैंड आगे बढ़े, उनके हाथ में बेसबॉल बैट था। अब ये बेसबॉल बैट वही है जिससे प्रिया मेरे घर पे भी तोड़ फोड़ करके गई है, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी है और उसके विटनेस एक हमसाया भी है और गली का गार्ड भी है। वही वाला बेसबॉल बैट अली के हाथ में था। मुझे बाद में पता चला कि इट्स द सेम बेसबॉल बैट। और अली ने उससे मुझ पर अटैक किया, मुझे यहाँ पे हिट किया, एक नहीं दो नहीं 3-4 बार। मेरा ईयर ड्रम फट चुका है। मतलब कि आपके शोहर ने यहाँ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया था। और मैं ऑब्वियसली आंखों के आगे अंधेरा हो गया, आपकी कनपट्टी पे चोट लगे तो जो होता है। मैं नीचे गिर गई तो प्रिया ने ना मज़ीद हंसना शुरू कर दिया और आफ्ताब वगैरह को बोला कि मेरे हाथ से उसने ना प्रिया ने मेरा ब्रेसलेट छीना और वो ब्रेसलेट मेरे मुंह दिखाई का था। वो ब्रेसलेट छीनते हुए उसने आफ्ताब वगैरह से बोला कि इसको इस ब्रेसलेट की वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुंह दिखाने लायक तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। उसे वीडियो बनाना शुरू कर दी प्रिया ने और उसने आफ्ताब और अली को बोला कि इसको मौत से भी ज़्यादा गंदी सज़ा दो कि ज़िंदा रहने के काबिल भी नहीं रहे। तो अली और आफ्ताब ने मुझे टच करना शुरू कर दिया इनअप्रोप्रिएटली, हर जगह पे उन्होंने मुझे बाइट किया। एंड and they did all of that, जिससे मैं अभी तक तो नहीं निकल पा रही हूँ। आई मीन मैं अपना हस्बैंड इस तरह की तजलील कराई है। यहाँ पे सब ख़त्म नहीं हो रहा। मुझे अगर हम लोग एक शौहर की बात करते हैं तो शौहर का और वाइफ का ऐसा रिलेशनशिप होता है कि किसी थर्ड में बात नहीं जाती। अगर उनके साथ जो नाजायज़ ताल्लुकात थे प्रिया के साथ, तो वो आपको पता नहीं चले आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? 1.5 साल, मार्च 2021 में हुई थी, 29 मार्च को। मुझे नहीं पता चला बिकॉज मेरी आदत नहीं है इधर उधर टो रखने की, ना किसी का फ़ोन चेक करने की। मतलब कि यकीन का ये लेवल था। जी मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। और वो लड़की भी मेरी दोस्त थी। तो आप अब कैसे सोच सकते हो कि आपकी दोस्त आपके साथ ये करेगी, आपका अपना शौहर आपके साथ ये करेगा? आप नहीं सोच सकते हो, राइट? खैर, तो जब आफ्ताब और अली हरास कर रहे थे मुझे, तो अली वगैरह ने बीच में ये भी डिस्कशन कर रहे थे, अपने गार्ड को बोला कि ना गोली मार दो इसे, गोली मार दो। तो गार्ड हल्का सा हिचकिचाया, लेकिन ना अली ने बोला उस जिस टाइम गार्ड अभी हेजिटेट कर रहे थोड़ा, और ये पूरी बातचीत डिस्कशन चल रही है, डिसीजन मेकिंग हो रही है कि इसको मार दें, तो क्योंकि वरना ये बाहर सबको बता देगी और बेइज्जती हो जाएगी सोशल सर्कल में और ऑफिशियल जगहों पे। तो अली हिमसेल्फ, माय हस्बैंड, उससे बोला कि काम करो, इसको मारो नहीं, या फिर मारने से पहले इसको इतनी अजियत दो, जिन पाँव से ये चल के आई नहीं इसके पाँव काट दो। तो प्रिया सेठ कि नहीं मार ही दो। ये पूरी डिस्कशन करते हुए प्रिया आगे आई है चाकू के साथ, और उसने अटैक किया है मुझ पे। वो लगे मेरी टांग पे, और उसकी फ़ोटोज़ भी है, मेडिकल भी है। बहुत बहुत बुरा वाला था, हड्डी तक ब्लड वगैरह निकलना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा है। और ऑब्वियसली भाई जो पेन से चीखें निकले ना। अब मीनवाइल फैसल, जिनको मैंने कॉल किया था कि आप भी आ जाएं ये पूरी डिस्कशन के लिए, वो ऑफिस के बाहर इधर उधर ऑफिस कि कब एग्जैक्ट रूम ढूंढ रहे थे कि बिल्डिंग में कौन सा ऑफिस है। उन्हें बिल्डिंग की लोकेशन तो पता थी, ऑफिस ढूंढ रहे थे। उन्होंने मेरी चीखों की आवाज़ से उन्हें पता चला है कि ये वाला ऑफिस। उन्होंने आके दरवाज़ा पीटना शुरू किया है बहुत। तो
तो ये लोग थोड़ा सा घबरा गए और फिर अपना नेक्स्ट अटैक उसने रोक लिया प्रिया ने, क्योंकि मामले कोई आ गया है। हाँ, जल्दी जल्दी से चीज़ें छुपाने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन फैसल दरवाज़ा बहुत ज़ोर से पीटे जा रहा था, तो दे हैड टू ओपन द डोर। उन्होंने दरवाज़ा खोला है और खैर फैसल ने वहाँ से मुझे एस्केप कराया है, उनसे बातचीत करके मिन्नते तरले भी किए और उनको समझाने की भी कोशिश की है कि ये लोग क्या कर रहे हो तुम लोग। तो अब इसी सब में ना फैसल ने अपने फ़ोन की ना वीडियो भी ऑन कर दी, ताकि चीज़ें जिस हद तक पहुंच गई हैं वी माइट नीड दैट। तो वीडियो एविडेंस है चीज़ों का, जिसमें क्लियरली सुना जा सकता है, देखा जा सकता है प्रिया अली सबको, और उनकी पूरी डिस्कशन भी सुनी जा सकती है कि ताला लगाओ, बंद करो, ये यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, ये वो सब कुछ वीडियो एविडेंस। फैसल आया तो फैसल ने आकर आपको बचाया Yes. और अपनी कस्टडी में किया। खैर उसके बाद क्या हुआ, क्या मामला हुआ, किस तरह आप गई वहाँ से? उसके बाद फैसल ही मुझे वहाँ से निकाला। इनफैक्ट इस चीज़ का विटनेस ना एक पासर बाय भी था, कोई बंदा रोड से गुजरा था जो ऑफिस की बिल्डिंग से, जब हम निकले और ऑब्वियसली मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, तो फैसल सहारा दे के ला रहा था, और तो उस बंदे ने भी देखा, उसने आगे आके हेल्प किया, हम लोगों को सहारा दे के गाड़ी में बिठाया। और मैं ट्रॉमा पेन, मतलब आई डोंट नो मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ टू एक्सप्लेन कि क्या फील हो रहा था मुझे उस टाइम पे। खैर आई टुक द डिसीजन कि मैं लॉ के पास जाऊंगी, मैं पुलिस के पास जाऊंगी और आई गेट जस्टिस। लेकिन मेडिकल भी हो गया। मैं सबसे पहले गई थाना सी गई SHO साहब के पास, उन्हें अपनी दरख्वास्त दी। उन्होंने बोला कि आप पहले जाएं वुमेन हरासमेंट सेल में, वहाँ एप्लीकेशन दे के आए। मैं वहाँ गई, मैंने एप्लीकेशन दी, वहाँ पे उन्होंने उस पर डायरी नंबर भी लगाया है, मेरे पास रिकॉर्ड पूरा। उन्होंने मुझे बोला कि आप वापस ये जाके उधर सबमिट, थाना C में भी सबमिट करें। तो थाना C में एप्लीकेशन दी, SHO साहब ने ज़ख़म वगैरह अपनी आंखों से देखे हैं सब कुछ। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपको कॉल आ जाएगी, इसके लिए एप्लीकेशन मैंने आपकी ले ली है, आपको कॉल करके डायरी नंबर वगैरह इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और आगे की कार्रवाई का आप जाके फ़िलहाल अपना मेडिकल कराओ। और मुकदमा कब दर्ज करवाया है? मुकदमा दर्ज हुआ है 4 तारीख को, 5 तारीख को। 4 तारीख थी और आज 13 तारीख है। 13 तारीख है, और क्या अब तक आपकी सुनवाई हुई है? कितना आपके साथ ताउन किया जा रहा है? आ रही हूँ, उसी बात पे आ रही हूँ। तो 20 तारीख को मेडिकल हो गया, मेडिकल इनिशिएट हो गया। मेडिकल के प्रोसेस में 1 2 3 4 दिन लगते हैं, बिकॉज टेस्ट हो जाते हैं, आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले ली जाती है, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट के नोट्स बनते हैं, पूरा वो प्रोसीजर। तो अभी MLC बन के आया और मैंने FIR के लिए गई, तो FIR नहीं काट रहे थे। संगीन केस था ना, उन्होंने वो खुद भी कह रहे थे कि हमने अभी कट करेंगे। ये भी है कि मेरे जो हस्बैंड हैं काफ़ी असर रसूख वाले हैं, और सरमाया भी अच्छा है, तो आपको पता है कि पावर और पैसा क्या क्या कर लेता है। और जो इसमें दूसरा एक्यूज़ड है आफ्ताब, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से है, तो शायद इसलिए मेरी FIR काटी ही नहीं जा रही थी। कुछ पैसे के आगे तमाम तर इंसाफ जो है वो मट्टी में मिल जाता है। तो अब आगे आप क्या अपने लिए किस तरह इंसाफ मांगती है, क्या कहना चाहेंगे, हुकूमती इदारों को क्या कहना चाहेंगे जो कि इंसाफ के दावेदार भी हैं? तो होता ये है कि फाइनली जब FIR से पहले एप्लीकेशन जब मेरी उन्होंने फाइनली सबमिट भी कर ली, उन्होंने उनको पुलिस स्टेशन बुलाया। वो जो शुरू की तफ्तीश जो होती है, इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मुझसे बदतमीजियाँ भी की हैं, और आई कुड सी, मतलब बहुत ऑब्वियस बात थी कि वो कुछ करना नहीं चाह रहे थे इस बारे में। मुल्ज़मान पेश भी नहीं हुए उस दिन, और चीज़ों को साइड पे लगाने की कोशिश की जा रही थी, जिस पे मैंने फिर CCP लॉ और NSP कैंट को एप्लीकेशंस लिखी हैं
तो एसपी कैंट के कहने पे फाइनली एफआईआर लॉन्च करने को बोला गया। तो एसएचओ साहब ने मेरी एप्लीकेशन अपनी मर्जी से ऊपर नीचे की हुई है, उसकी डिटेल्स सारी, और उनको पूरी फेवर्स दी जा रही है मुलजमान को। इट इज़ वेरी ऑब्वियस। एफआईआर तो कट गई, लेकिन उसमें उन्होंने वर्ड्स इस तरह से चीज़ें यूज़ की हैं कि जो ऑफेंसेस बनते थे वो नहीं लगाए गए। इट वाज क्लियरली अटेम्प्ट टू मर्डर, बिकॉज वो डिस्कशन भी यही कर रहे थे। मेरे घर पे भी जाके जब उसने अटैक किया तब भी वो यही चिल्ला रही थी कि मैं मार दूंगी। वहाँ पे भी वही उनकी डिस्कशन हो रही है, गन पॉइंट की हुई है, और नाइफ से वो मुझे मारने के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन उन पे अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगाया गया। अच्छा, मुझे ये बताइए नाज़िश, अभी यकीनन अभी आपका केस बहुत लंबा है, बात करते करते बहुत लंबी हो जाएगी। अभी आपको पता है प्रिया आफ्ताब अली कहाँ पे है अभी? उसको अली को अरेस्ट किया था उस टाइम पे, लेकिन अगले दिन उसकी ऑब्वियसली बेल हो गई है। तो वो बाहर खुला घूम रहे हैं, इंजॉय करते फिर रहे हैं। प्रिया और आफ्ताब वो भी प्री अरेस्ट बेल पे हैं और अपनी ज़िंदगियों में मतलब फन तमाम करते का फिर रहे हैं। दारोमदार वैसे ही चल रहा है। अब आप क्या इंसाफ मांगती है, क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को क्या अपील करना चाहती है? जस्टिस ऑफ कोर्स, बिकॉज एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है। अटेम्प्ट टू मर्डर था, ऑलमोस्ट इट वाज ऑलमोस्ट अ रेप, अटेम्प्ट टू रेप था, और एविडेंस है हर चीज़ का, टाइम स्टैम्प्स के साथ, मेडिकल मौजूद है जो कि पुलिस ने खुद कराया है। उसके बावजूद भी ये अगर चीज़ें हो रही है और मुलजमान बाहर घूम रहे हैं खुला, तो अभी भी मेरी जान को ख़तरा है। और वो थ्रेट कर रहे हैं कि आप अपनी एफआईआर वापस लें, थ्रेट कर रहे हैं, मेरी फैमिली को भी अप्रोच कर रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है। यानी कि ये वो कानून है जो कि हमारे मुआशरे को भी तमाम तर नज़र आ रहा है कि एक लड़की जिसके अभी आंसू अगर देखे, उसकी सिसकियाँ देखे, तो वो सिर्फ इंसाफ की तलबगार है, लेकिन पैसे के आगे सब कुछ मट्टी में मिल जाता है। और इंसाफ की तलबगार ये खातून यही कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए है, और जो ऐवानों में बैठे हुक्मरान हैं उनको एक नज़रसानी करनी चाहिए, ताकि इस लड़की के साथ जो एक मौत का वाक़या हुआ है, ये मौत के मुँह से बाहर आई है, कम से कम इसको इंसाफ मिल जाए। और जो दरिंदे इस वक्त फिर रहे हैं एक गैंग बना के, एक दोस्त ने दोस्त का घर उजाड़ दिया है, और क्या मुआशरे में देखना बाकी है। ये खातून तब आकर बाहर आई है जब इसकी बर्दाश्त से तमाम तर मामलात बाहर हो चुके थे। तो हम भी यही अपील करते हैं कि जो हमारे हुक्मरान है, जो पंजाब हुकूमत है, और तमाम तर मामलात जो है देखे, वुमेन प्रोटेक्शन, वुमेन डेवलपमेंट देखे, ताकि इस लड़की को इंसाफ मिल सके। और यकीनन इससे तमाम तर अल्लाह की रज़ा जो है वो भी खुश होगी। जी।